हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास फोर्थ है और इससे पहले हम 3 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 7 अक्टूबर 2024 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संगठन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था? तो प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज और ब्रह्म समाज, इनमें से कौन सा सामाजिक संगठन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था? ओके, तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये किया था आर्य समाज की। ओके, आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, फिर हम बात करें ऑप्शन में, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना सॉरी देखिए, तो प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की? ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की। ठीक है ना, आत्माराम पांडुरंग ने। फिर सत्यशोधक समाज की स्थापना तो ये 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है ना, फिर ब्रह्म समाज की, तो इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की 1867 में स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने। और ब्रह्म समाज की 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, और इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी। ठीक है ना, आत्मीय सभा की स्थापना की थी इन्होंने 1815 में। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है, साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम क्या है? तो साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम अनब्रेकेबल, प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोड, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, प्लेइंग इट माई वे। तो साइना नेहवाल की आत्मकथा कौन सी है इसमें? तो ये साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम है, तो ये है प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह साइना नेहवाल की आत्मकथा का नाम है। ओके, फिर बात करें हम अनब्रेकेबल, ये किसकी आत्मकथा का नाम है? तो ये है मैरी कॉम की आत्मकथा। ठीक है ना, मैरी कॉम की आत्मकथा है अनब्रेकेबल। फिर उसके बाद स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, तो यह आत्मकथा है कपिल देव की, कपिल देव की। फिर प्लेइंग इट माय वे, तो यह आत्मकथा है सचिन तेंदुलकर की। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। सो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लैगून का उदाहरण नहीं है? तो लैगून का उदाहरण नहीं है, सबसे पहले बात करें कि लैगून क्या है। ठीक है, तो लैगून समुद्र के पास बना एक छोटा तालाब जैसा क्षेत्र होता है, जिसमें समुद्र का पानी होता है, लेकिन वह समुद्र से पूरी तरह मिला नहीं होता। बीच में कोई जमीन या बालू की पट्टी होती है जो उसे अलग करती है, तो ये कहलाता है लैगून। ठीक है, तो अब हमें इसमें बताना है कि लैगून का उदाहरण नहीं है नैनीताल, चिल्का, पुलिकट या कोलेरू। तो जो लैगून का उदाहरण नहीं है तो वो है नैनीताल। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए नैनीताल, जो कि एक लैगून का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नैनीताल ये कौन सी झील है? तो यह मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है नैनीताल। ठीक है, फिर बात करें चिल्का झील की, तो चिल्का झील ये है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है ना, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जो कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा में। ठीक है,
फिर उसके अलावा पुलिकट, तो पुलिकट यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है ना, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है पुलिकट झील। और ये कहाँ पर है, तो ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ओके, फिर बात करें कोल्लेरू झील, तो कोल्लेरू झील ये कहाँ पर है और ये कौन सी झील है, तो कोल्लेरू झील ये है मीठे पानी की झील है, ठीक है, मीठे पानी की झील है जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और नैनीताल झील तो ये है उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए, तब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, किस घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन लाया, तो किस घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन लाया। सबसे पहले बात करें अशोक कौन था, ठीक है, तो अशोक यह मौर्य वंश का शासक था। ओके, मौर्य वंश का शासक था अशोक। अशोक यह चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और बिंदुसार का बेटा था, ठीक है। अशोक यह चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का बेटा था, मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। अशोक ये किस घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन लाया, तो यह लाया था कलिंग युद्ध ने। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध की घटना ने अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन लाया था। कलिंग युद्ध ये कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, तो कलिंग युद्ध ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में और ये हुआ था अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच, ठीक है, अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बहुत ज़्यादा खून खराबा होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, जिसके बाद इसने उपगुप्त से प्रभावित हो गया, ठीक है ना, बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर, ठीक है। और अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति करवाई थी और इन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ करवाई थी, तो ये करवाई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति करवाई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। चलिए, तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, तो किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। नियमनकारी अधिनियम 1773, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, तो ये किया गया था नियमनकारी अधिनियम 1773 के तहत। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाते समय केवल अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को ही क्यों माना जाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाते समय केवल अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को ही क्यों माना जाता है। इसकी स्थिरता के कारण सक्रिय आर्थिक प्रवाह समाप्त हो जाता है, या दोहरी गणना की समस्याओं के कारण, या उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में जोड़ा गया मूल्य शामिल है, ठीक है। तो मौद्रिक मूल्य को ही क्यों माना जाता है, तो यह माना जाता है दोहरी गणना की समस्याओं के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंसर है ए केवल बी। ओके, चलिए, नेक्स्ट है, महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण डैश राजा नरसिंह वर्मन के शासनकाल के दौरान किया गया था, तो महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किस राजा नरसिंह वर्मन के शासनकाल के दौरान किया गया था, तो यह किया गया था पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन के दौरान किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पल्लव वंश। ओके, चलिए, नेक्स्ट है, फरवरी 2024 तक यान भुंगो पैटर्न निम्नलिखित में से किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, तो फरवरी 2024 तक
यान बोंगो पैटर्न यह किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? सिक्किम, मेघालय, असम या नागालैंड के? तो यह उप मुख्यमंत्री थे, तो ये थे नागालैंड के। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खनिज की कमी से होने वाली बीमारी है? तो खनिज की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? रिक्टस, मारास्मस या स्कर्बी या घेंगा? तो खनिज की कमी से होने वाली बीमारी है घेंगा रोग। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, नागालैंड की सैक्रेनी त्योहार प्रतिवर्ष डैश महीने में मनाया जाता है, जो मिनी हॉर्नबिल जनजाति उत्सव का हिस्सा है, जो पवित्रता के उत्सव के साथ भोज और गायन के साथ मनाया जाता है। तो नागालैंड का इस क्रैनी त्योहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष फरवरी महीने में। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी, फरवरी महीने में मनाया जाता है, जो मिनी हॉर्नबिल जनजाति उत्सव का हिस्सा है, जो पवित्रता के उत्सव के साथ भोज और गायन के साथ मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कथक नर्तक पुरुषोत्तम दाधीच का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रसिद्ध कथक नर्तक पुरुषोत्तम दाधीच का संबंध किस स्थान से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या हरियाणा से? तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। ठीक है, यह सर्वोच्च पुरस्कार है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। खेल के संदर्भ में WFI का क्या अर्थ है? तो खेल के संदर्भ में WFI का अर्थ है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन ए, खेल के संदर्भ में WFI का अर्थ है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट है। गंगाईकोंडा चोलपुरम के स्थापत्य चमत्कार मंदिर निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा बनवाए गए थे? तो गंगाईकोंडा चोलपुरम के स्थापत्य चमत्कार मंदिर ये किस राज्य द्वारा बनवाए गए थे? राजा विजयालय, राजा महेंद्र वर्मन, राजा अकबर या राजा राजेंद्र? तो गंगाईकोंडा चोलपुरम के स्थापत्य चमत्कार मंदिर यह बनवाए गए थे राजा राजेंद्र द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी, राजा राजेंद्र द्वारा। बात करें राजा विजयालय, ये कौन थे? तो राजा विजयालय यह चोल वंश का संस्थापक था। ठीक है ना, चोल वंश के संस्थापक थे राजा विजयालय। फिर राजा महेंद्र वर्मन, तो राजा महेंद्र वर्मन यह पल्लव वंश के राजा थे। ओके, राजा अकबर तो यह मुगल साम्राज्य के सम्राट राजा या अकबर थे। ठीक है ना, शासक थे, मुगल सम्राट के राजा थे अकबर। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है, डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो डप्पू नृत्य यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? केरल का, आंध्र प्रदेश, पंजाब या बिहार? तो जो डप्पू नृत्य है यह प्रसिद्ध नृत्य है आंध्र प्रदेश का। राइट आंसर ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट है। अपनी अप्रैल 2023 में जारी 269वीं रिपोर्ट में भारत के विधि आयोग ने किस कानून के प्रावधान को बनाए रखने की सिफारिश की? तो अप्रैल 2023 में जारी 269वीं रिपोर्ट में भारत के विधि आयोग ने किस कानून के प्रावधान को बनाए रखने की सिफारिश की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजद्रोह कानून। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है, कर्तन और दहन कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा नाम उड़ीसा से संबंधित नहीं है? तो कर्तन और दहन कृषि के संदर्भ में कौन सा नाम उड़ीसा से संबंधित नहीं है? ब्रिंगा, रोका, पामादावी या कोमन? तो जो कर्तन और दहन कृषि के संदर्भ में
नाम है जो कि उड़ीसा संबंधित नहीं है, तो वो है रोका। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोका। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में हुए पहले महिला इंडियन प्रीमियर लीग में 5 टीमों की बिक्री से बीसीसीआई को कितनी कमाई हुई? तो 2023 में हुए पहले महिला इंडियन प्रीमियर लीग 5 टीमों की बिक्री से बीसीसीआई को कितनी कमाई हुई? तो इन्हें कमाई हुई थी 4,669.99 करोड़। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मिर्गी एक विकार है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो मिर्गी एक विकार है जो कि मानव शरीर किस भाग को प्रभावित करती है? मस्तिष्क, कोशिकाएं, दांत और हड्डियां, त्वचा या मांसपेशियां? तो जो मिर्गी है ये मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती? तो यह करती है मस्तिष्क कोशिकाओं को प्रभावित करती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सदिश राशियां हैं? तो किस विकल्प में सभी सदिश राशियां हैं? तो सदिश राशियां होती हैं बल, वेग, संवेग, भार और त्वरण। ठीक है, तो इनमें से कौन सा विकल्प है? बल, वेग, संवेग, भार और त्वरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 2005 में। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब हम। नेक्स्ट है, अनुच्छेद डैश के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त या रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे। तो किस अनुच्छेद के अनुसार होंगे? तो ये होगी अनुच्छेद 16 के अनुसार। ओके, राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त या रोजगार से मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है। पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता कितने समय के लिए अधिकतम 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं? तो पीएम स्वनिधि योजना ये शहरी पत्र विक्रेता कितने समय के लिए अधिकतम 10,000 रुपये तक कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने की पात्र है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो यह पात्र हैं 1 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है। अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? तो अभ्रक एक किस प्रकार का खनिज है? खनिज है ऊर्जा खनिज, अधात्विक, धात्विक, अलोह धात्विक। तो जो अभ्रक है ये खनिज है अधात्विक। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभ्रक यह अधात्विक प्रकार का खनिज है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। भारतीय संविधान में अर्ध संघीय शासन के मॉडल को किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में अर्ध संघीय शासन के मॉडल को किस देश से लिया गया है? जर्मनी, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया? तो भारतीय संविधान में अर्ध संघीय शासन के मॉडल को लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने रामपुर का सहसवान घराना स्थापित किया था? तो किस व्यक्ति ने रामपुर का सहसवान घराना स्थापित किया था? अमानत अली खान, अब्दुल करीम खान, उस्ताद इनायत हुसैन खान या उस्ताद घागे खुदा बख्श? तो वह व्यक्ति जिन्होंने रामपुर का सहसवान घराना स्थापित किया था वो है उस्ताद इनायत हुसैन खान। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।